दोस्तों, अंधेरे में छुपी हुई वो चीजें जो दिन के उजाले में कभी नहीं दिखती, आज फिर आपके सामने है। ड्रैक्सर पर आपका स्वागत है। प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आज की एक घटना इतनी खतरनाक है कि पूरी रात नींद नहीं आएगी। अगर आप हिम्मतवर हो तो स्क्रीन को फुल करके लाइट्स ऑफ करके तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी डरावनी घटना जिसने एक परफेक्ट फैमिली को पूरी तरह तबाह कर दिया। जोरदार थंडर साउंड। शर्मा परिवार अब बन गया है मेहरा परिवार। मेहरा परिवार दिल्ली के एक पुराने लेकिन खूबसूरत मकान में रहता था। राजेश मेहरा एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी नेहा मेहरा एक सोशल वर्कर थी और उनकी 15 साल की बेटी आरुषि बहुत चुलबुली, शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। बाहर से देखने में यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में जल्द ही एक ऐसी दरार पड़ने वाली थी जो खून से भरी हुई थी। एक दिन राजेश और नेहा ने आरुषि को बताया कि उसका ममेरा भाई वेदांत उनके घर रहने आ रहा है। वेदांत हाल ही में एक भयानक कार एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो चुका था। नेहा ने आरुषि को समझाया, बेटा, वेदांत अब हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे अपने भाई की तरह प्यार और सम्मान देना। आरुषि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मम्मी, वो वेदांत, वो शैतान जैसा लड़का, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो बचपन से मुझे तंग करता था, मेरी गुड़िया फोड़ता था, किताबें फाड़ता था, मुझे चढ़ाता था। उसे कहीं और भेज दो। आरुषि, ऐसा मत बोलो, वो अब अकेला है, हमें उसका ख्याल रखना है। आरुषि चुप हो गई, लेकिन उसके मन में गुस्से की आग भड़क रही थी। बचपन की वो यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थीं। अब वही वेदांत उनके घर में रहने आ रहा था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वेदांत के आने वाले दिन आरुषि अपने कमरे में अकेली बैठी गुस्सा कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजेश और नेहा ने वेदांत का गर्मजोशी से स्वागत किया। 16 साल का वेदांत लंबा, दुबला और बेहद उदास चेहरा लिए खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आरुषि को उस पर जरा भी हमदर्दी नहीं थी। नेहा ने उसे आरुषि के बगल वाले कमरे में रहने को दिया। आरुषि ने दूर से ही उसे घूरा और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। रात की ठीक 2:17 थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक वेदांत के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। वेदांत की नींद खुली। सामने एक लंबी काली विकृत आकृति खड़ी थी, जिसके बाल खून से सने हुए थे और आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे। आकृति ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोला कि उसकी गर्दन तक फट गई। वेदांत जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर राजेश और नेहा भागते हुए आए। वेदांत पसीने से तरबतर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें डर से बाहर निकली हुई थीं। वो मेरे सामने थी, खून, बाल। नेहा ने उसे गले लगाकर शांत किया। बेटा, बस एक बुरा सपना था। लेकिन अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वेदांत खामोश बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नेहा ने उसे जूस दिया। जैसे ही वेदांत ने गिलास में देखा, उसमें खून के साथ एक कटा हुआ उंगली का टुकड़ा तैर रहा था। वेदांत चीखते हुए गिलास फेंक दिया। आरुषि हंस पड़ी। अरे, एक छोटी सी चीज से डर गए, कितने डरपोक हो तुम। नेहा ने आरुषि को डांटा, लेकिन आरुषि ने माफी मांगने से मना कर दिया। उसी रात खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे हवा में उड़ने लगे। कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वो रोना धीरे धीरे हंसी में बदल गया। हंसी इतनी तेज थी कि दीवारें भी कांपने लगी। वेदांत ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बल्ब फड़फड़ा कर फट गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक बिस्तर के नीचे से फुसफुसाहट शुरू हुई। वेदांत, वेदांत, आ जा मेरे पास। जैसे ही वेदांत झुका, बिस्तर के नीचे से खून से लथपथ हाथ बाहर निकला और उसकी टांग पकड़ ली। वेदांत चीखा। जब उसने ऊपर देखा तो हवा में एक औरत लटक रही थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। मुंह से खून टपक रहा था। वेदांत की चीखें पूरे घर में गूंज गईं। राजेश और नेहा फिर आए, लेकिन इस बार वेदांत के गले पर लाल निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो। नेहा को अब शक होने लगा था। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भयानक होती गई। वेदांत के कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखता, मुझे छोड़ दो। रात को आरुषि के कमरे के बाहर किसी के नंगे पैरों की आवाज आती, लेकिन जब देखा जाता तो कोई नहीं होता। वेदांत के शरीर पर अजीब अजीब घाव बनने लगे।
कभी कभी उसकी आंखें पूरी काली हो जाती और वो अपनी ही भाषा में बातें करने लगता जो कोई समझ नहीं पाता। नेहा ने वेदांत को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ नींद की दवाइयां दी। आरुषि को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो चुपके से मुस्कुराती रहती। फिर एक रात ठीक 3:03 पर नेहा को रोने की आवाज सुनाई दी। वो हॉल में गई तो देखा वेदांत फर्श पर बैठा सर झुकाए रो रहा था। लेकिन जब उसने सर उठाया तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल, चेहरा सिकड़ा हुआ, दांत बाहर निकले हुए, जैसे कोई शैतानी बच्चा। नेहा चीख पड़ी। जब राजेश आए तो वेदांत वहां नहीं था। वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन दोपहर जब नेहा किचन में थी तभी जोरदार शोर हुआ। वो बाहर आई तो देखा वेदांत आरुषि का गला दबाए हुए था। आरुषि की आंखें बाहर निकल रही थीं। वेदांत की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, गहरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं चला नहीं जाऊंगा। नेहा ने बहुत मुश्किल से आरुषि को छुड़ाया। वेदांत गुर्रा रहा था जैसे कोई जानवर। शाम को उन्होंने फादर जोसेफ को बुलाया, एक अनुभवी एक्सॉर्सिस्ट। फादर जोसेफ वेदांत के कमरे में गए। वेदांत कोने में बैठा था, सर झुकाए। जैसे ही फादर बोले, वेदांत ने सर उठाया। उसकी गर्दन अनैतिक तरीके से घूम गई। वो गुर्राया, तुम सब मर जाओगे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फादर जोसेफ ने क्रॉस उठाया और पवित्र जल छिड़का। वेदांत जोर जोर से छटपटाने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। दीवारें हिलने लगी। कमरे में खून की बू आने लगी। वेदांत चीखा, आरुषि ने मुझे बुलाया था, वो चाहती थी कि मैं उसे मार दूं। आखिरकार पवित्र जल और मंत्रों के बाद वेदांत बेहोश हो गया। फादर जोसेफ ने गंभीर स्वर में कहा, यह शैतानी आत्मा इस बच्चे पर खुद ब खुद नहीं आई है, इसे बुलाया गया है। सबकी नजर आरुषि पर पड़ी। आरुषि फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने ब्लैक मैजिक की किताबें पढ़ी थी, इंटरनेट से मिली थी। वेदांत को घर से भगाने के लिए मैंने डेविल समनिंग रिचुअल किया था। शुरू में तो बस डराना चाहती थी, लेकिन जब आप लोग उसे ज्यादा प्यार करने लगे तो गुस्से में मैंने पूरा रिचुअल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। मैंने उसे वापस भेजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। राजेश और नेहा सदमे में थे। फादर जोसेफ ने कहा, बिना गुरु के, बिना सही ज्ञान के ब्लैक मैजिक खेलना मौत को न्योता देना है। आज अगर मैं समय पर ना आता तो ये डेविल पूरे परिवार को नष्ट कर देता। आरुषि रोते हुए सबसे माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी भी ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाएगी। कुछ दिनों बाद वेदांत धीरे धीरे ठीक होने लगा। आरुषि ने उससे माफी मांगी और दोनों में फिर से भाई बहन का प्यार लौट आया। लेकिन घर की दीवारों पर अब भी कभी कभी खून के हल्के निशान दिख जाते थे, याद दिलाने के लिए कि वो रातें कभी पूरी तरह नहीं गई। आउट्रो। दोस्तों, ये थी एक ऐसी डरावनी घटना जो सच में हो सकती है। ब्लैक मैजिक कोई खेल नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जितना ज्यादा लाइक होगा उतनी ज्यादा हॉरर स्टोरीज हम आपके लिए लाएंगे। और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो 98% लोग हैं जो हमारी हर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हो तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। कमेंट में जरूर बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। आरुषि की गलती थी या वेदांत पर कब्जा करने वाली वो शैतानी शक्ति ज्यादा खतरनाक थी? अपना जवाब कमेंट में लिखो, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। हॉरर होमीज को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और अगली और भी खतरनाक स्टोरी के लिए तैयार रहो। हम मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक अंधेरे से बचना और लाइट जलाकर सोना। डरावना हंसी का साउंड और सब्सक्राइब बटन एनिमेशन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। टेक केयर।